नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे मोदी सरकार का एक्शन प्लान, किसान एमएसएमई का बड़ा ऐलान। आज जो मीटिंग हुई उसमें यही कायम रखा हुआ है कि पीएम स्वनिधि बहुत लोकप्रिय होगा किसानों के लिए और एमएसएमई के लिए बहुत अहम फैसले हुए हैं। जी हां, मोदी सरकार का 20 का एक साल बीत चुका है और दूसरे साल की पहली कैबिनेट बैठक हुई और उसमें मोदी सरकार ने तमाम ऐसे फैसले लिए जो किसानों और एमएसएमई के लिए थे। इससे जो ध्वनि निकल करके आ रही है वो ये है कि अब लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर, इसके लिए उन्होंने पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है और उस प्लान का खुलासा भी किया है। अब एमएसएमई को की जो परिभाषा थी उसको संशोधित कर दिया है, पुनर्निर्धारित कर दिया है और उसकी सीमा बढ़ा करके 1 करोड़ कर दी है और कारोबार की क्षमता बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दी गई है। 4000 करोड़ रुपए रखे गए हैं इनको प्रोत्साहित करने के लिए। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि जो एमएसएमई अच्छा काम कर रही हैं उनमें से 15% इक्विटी खरीदी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ प्राइवेटाइजेशन और दूसरी तरफ इक्विटी खरीदने का क्या मामला, ये भी समझने की बात होगी। और तीसरी बड़ी बात है किसानों की, अगर हम बात करें तो किसानों के लिए 50% से लेकर के 83% तक की 14 फसलों की मूल्य जो वृद्धि है वो कर दी गई है। यानी कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको उसमें 50% से लेकर के 83% तक की वृद्धि कर दी गई। सवाल ये भी इसमें भी ये है कि क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की गई है, क्योंकि किसान लगातार ये कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। अब इतना बड़ा दाम बढ़ा दिया है तो जाहिर सी बात है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट उससे कहीं नीचे रह गई होगी। दूसरी बड़ी बात यह कि जो धान का क्रय केंद्र है, धान का जो क्रय मूल्य है वो 1800 रुपए से ज्यादा कर दिया। ये कहां पर रुकता है? क्या इसमें सारी लागत निकलती है किसान की? क्या किसान को इसका फायदा होगा? ये भी बहुत दिलचस्प बात है। अब एमएसएमई की बात कर लें। सरकार लगातार एमएसएमई पर फोकस कर रही है और कहना है सरकार का कि इससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ये जो 5 करोड़ एमएसएमई है वो 11 करोड़ लोगों को रोजगार देती हैं और इसके अलावा भी तमाम एमएसएमई हैं जो लोगों को रोजगार मुहैया कराने में अहम किरदार निभाती है। हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे और इसको समझने के लिए हमने खासतौर पर अर्थशास्त्री को अपने साथ में यहाँ बैठाया है और एक पूर्व जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो डीआईसी को इंडस्ट्री को देखते थे उनको भी अपने साथ रखा जिससे कि हम उनसे सारी चीजों को समझ सके। उन सब का हम आपसे तारुफ जरूर करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए सरकार ने क्या क्या ऐलान किया है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। सरकार का एक्शन प्लान, किसान एमएसएमई पर बड़े ऐलान, आत्मनिर्भर पैकेज को मंजूरी, कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले। कोरोना कहर के बीच अनलॉक 1 का पहला दिन है। पहले दिन मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सरकार की ओर से कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये पहली बैठक है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैठक में किसानों की एमएसएमई को लेकर कई फैसले लिए गए। जावड़ेकर ने कहा, मजबूत और महत्वपूर्ण भारत के निर्माण में एमएसएमई की बड़ी भूमिका है। कोविड को देखते हुए इस सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। बैठक में जावड़ेकर ने कहा कि एमएसएमई की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है। भारत सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया है। हमने एक 10,000 करोड़ का शुरुआती योगदान दिया है
और इस फंड को बाकी के फंड ऐड करके ये 50,000 करोड़ का फंड बनेगा। और जो एमएसएमई एक्सपोर्ट करती है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, जीएसटी रिकॉर्ड अच्छा है, आपको याद होगा कि बीच में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में मैंने 20 एमएसएमई को कैपिटल मार्केट के लिए उसका लॉन्चिंग किया था। तो अब कुछ एमएसएमई हजार करोड़ का एक्सपोर्ट करती है, उन्हें बैंक के ऊपर डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम उनको पहले ही उनके फंड के लिए हम उसमें हमारी इक्विटी खरीदी करेंगे। वो मैक्सिमम 15% है, जो भी है उसकी फंड उसमें हम खरीद सकते हैं। और ये इक्विटी के कारण उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। और फिर वो जब स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे तो उनका जो 10 रुपए का शेयर है उसमें हमने खरीद लिया, तो उस ताकत में देगी उसको। और उसके बाद में उसका शेयर कभी 25 का होगा, कभी 30 का होगा, कभी 40 का होगा। और शेयर मार्केट आपको पता है, तो जैसे वो शेयर अगर 30-40 का होगा तो हम अपने शेयर बेच देंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे और दूसरे को पैसे देंगे। एमएसएमई के कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपए की गई है। आज की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उससे रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान है। मक्का के समर्थन मूल्य में 53% की बढ़ोतरी की गई है। तुअर और मूंग में 58% की बढ़ोतरी की गई है। तोमर ने कहा कि 14 फसल ऐसी हैं जिसमें किसानों को 50 से 83% तक का ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाएगा। पिछले दिनों जब फरवरी में इस अभियान की घोषणा की थी तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय 15 दिन काम चला था, उसमें लगभग 75 लाख किसानों ने अपना एप्लीकेशन जमा किया था और उसमें लगभग 41 लाख किसानों की स्वीकृतियां भी बैंक ने कर दी थी और 22 लाख किसानों को ये पैसा दे भी दिया था। लेकिन उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया तो बीच में गतिविधि थम गई है। लेकिन अभी पैकेज में भी इसकी घोषणा की गई है। हम अभियान चला के कोशिश करेंगे कि जल्द ही ये 2.5-3 करोड़ जो किसान बचे हुए हैं इनको केसीसी के कवर के अंतर्गत लाया जाए। कुछ केसीसी के माध्यम से लेते हैं, कुछ सीधा भी बैंकों से अन्य स्कीम के माध्यम से और अपने प्रयोजनार्थक लेते हैं। तो ऐसा लगभग 9 करोड़ किसानों के पास 8 लाख करोड़ रुपया अभी बैंक के द्वारा दिया गया है और इस स्थिति को और आगे आने वाले कल में सरकार बढ़ाने वाली है। बहरहाल संकट में चल रही जनता और किसानों के लिए सरकार लगातार मदद करने में जुटी हुई है। लॉकडाउन 5.0 के राहत पैकेज के ऐलान से लोगों को राहत मिलेगी। किसानों को कैबिनेट बैठक में राहत दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता तक ये राहत पैकेज कितना पहुंचता है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। जी हाँ, बड़े ऐलान कर दिए गए हैं और उम्मीद की जा सकती है कि ये ऐलान धरातल पर खरे उतरेंगे, उससे लोगों का फायदा होगा और हम आत्मनिर्भर यानी कि हमारा भारत देश आत्मनिर्भर जरूर बनेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। यहाँ लखनऊ स्टूडियो में हमारे साथ में 3 खास मेहमान हैं। भूपेंद्र तिवारी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत स्वागत है आपका। पूर्व IAS हैं हमारे साथ में कैप्टन SK द्विवेदी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ मनोज मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है मनोज जी। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान कानपुर स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र मैथानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। स्वागत है विधायक जी आपका जी। NK सिंह साहब भी पूर्व संयुक्त आयुक्त, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे सुरेंद्र मैथानी साहब का। सुरेंद्र मैथानी साहब, बड़े बड़े ऐलान, उम्मीद कर सकते हैं कि देश अब आत्मनिर्भर होगा। हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, मैं सबसे पहले तो KTV को धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही सेंसिटिव विषय पर आप लगातार डिबेट करते हैं और बहुत सकारात्मक डिबेट करते हैं और लोगों को इससे जानकारी भी आती है और हम सब लोग भी अपनी बात को कह पाते हैं। इसके लिए आपका बधाई प्रदीप जी, आपको बधाई और KTV को बधाई। सरकार हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जब से ये कोरोना संकट आया है विभिन्न माध्यमों से अपनी सरकार को, अपने तंत्र के माध्यम से भी लोगों को एक तरफ अगर राहत देने का काम किया है तो दूसरी तरफ
कोरोना से निपटने के भी तमाम संसाधनों पर लोगों के साथ मिलकर इस पर विजय प्राप्त करने की भी योजना बनाई है। वैक्सीन आदि को लेकर के भी हमारी सरकार काफी सेंसिटिव है और लगातार बहुत तेज काम कर रही है। जिस प्रकार का इस देश में नरेंद्र मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री के नाते से और योगी जी के रूप में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नाते से लोगों को नेतृत्व प्राप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, लोगों में विश्वास बढ़ा है और हम लगातार केवल हम विश्वास बढ़ने की बात टीवी चैनल पर कह करके या कोई भाषण देने का विषय नहीं, लेकिन लगातार धरातल पर हम लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। इस आजाद भारत के इतिहास में किसी भी संकट में देश का खाद्यान्न का खजाना आज तक इतनी बड़ी मात्रा में नहीं खुला है जितना योगी जी और मोदी जी ने लोगों के लिए खोल दिया है, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को लेकर। और सबसे बड़ी बात मैं अगर ये कहूं कि इस पर कोई भी राजनीति करने का काम हमारी सरकार ने नहीं किया है। सरकार ने हमेशा कहा है, अगर योगी जी के मुंह से आपने शब्द सुने हैं तो हमेशा उन्होंने कहा कि हम 24 करोड़ की चिंता करेंगे। उन्होंने धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी से ऊपर उठ करके प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जो इस देश का प्रदेश का निवासी है उसके लिए चिंता करने की बात की। इसी प्रकार से मोदी जी ने 135 करोड़ लोगों की बात करी है और राजनीति की इसमें कहीं कोई बात नहीं आई है। कोरोना संकट देश का बड़ा संकट है, इसको निपटाने के लिए और कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए और इस पीरियड में लोगों को राहत मिले, इसके लगातार सकारात्मक प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र मैथानी जी, आएंगे दोबारा से आपके पास में। भूपेंद्र जी का रुख करेंगे। भूपेंद्र तिवारी जी, क्या आपको क्या लगता है कि ये जो आज घोषणाएं की गई हैं कितनी सकारात्मक है, कितनी सफलभूत होंगी और कौन कौन सी आपको इसमें नई घोषणा क्या दिखाई दे रही है? क्योंकि मुझे लगता है कई तमाम घोषणाएं जो पूरा पहले भी की जा चुकी हैं वो आज उसको कैबिनेट का अनुमोदन मिल गया है। देखिए, जब पहले दिन सरकार ने घोषित किया था आर्थिक पैकेज का, जब पहला दिन था जिस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी घोषित कर रही थी, तो उस समय एमएसएमई की विस्तार के लिए उन्होंने 50,000 करोड़ के इक्विटी की बात की थी। दूसरे दिन जब उन्होंने घोषणा किया था तो उस समय एमएसएमई की परिभाषा की बात की गई थी और एमएसएमई की परिभाषा को चेंज किया गया था। पहले दिन परिभाषा चेंज किया गया था, दूसरे दिन भी उन्होंने इक्विटी की बात की थी। 10,000 करोड़ का इक्विटी का प्रावधान पहले से ही किया गया था, तो इसमें आज के सिर्फ कैबिनेट का अनुमोदन है। अच्छा। दूसरी चीज, एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो डिक्लेयर किया गया है कृषि क्षेत्र के लिए, इसकी ये एक नई बात है इस आज के घोषणा में। अब एमएसपी डिक्लेयर हुआ है एमएस स्वामीनाथन की। थोड़ा सा मैं एक उदाहरण दूं अगर आपको, जरा 1976 की बात है एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट की। 1976 में सोना क्या रेट था? 280 रुपया हमारे ख्याल से पर एक तोले का रेट था, 280 रुपया। आज है 48,000 रुपया। कितना गुना सोने में वृद्धि हुई है। और उस समय जो गेहूं का रेट था वो था 68 रुपया पर क्विंटल। आज सरकार ने डिक्लेयर किया है, आज जो है आज की डेट में जो गेहूं का रेट है वो 1950 रुपया है। 1868 से लेकर के कहीं कहीं 1920 तक, 1920 तक भी है। कुछ 3 कैटेगरी है उसमें, लोअर कैटेगरी, मिडिल कैटेगरी, अपर कैटेगरी। तो 1920 हम एक रफ आइडिया मान ले रहे हैं। अब 1900 रुपए, 68 रुपए से लेकर 1900 रुपए तक पहुंचना गेहूं और 280 से पहुंचना गेहूं, सोने का मूल्य कहां? ट्रैक्टर। अब सवाल है जब एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है तो सिर्फ लागत सरकार ध्यान देती है। लागत में 3 चीजों को, हमारे ख्याल से 3 चीजों को सरकार को और ध्यान में रखना चाहिए। लागत में सरकार जो इक्विपमेंट्स किसान लगाते हैं उन इक्विपमेंट्स का कभी भी मूल्य एमएसपी में काउंट नहीं किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, किसान के उस एमएसपी को डिक्लेयर करते समय, प्रोडक्शन के समय जो उसके अपने घरेलू श्रम है, उस घरेलू श्रम का मूल्य नहीं, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट में साफ किया गया कि आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो घरेलू श्रम को भी और उसकी जमीन की कास्ट को भी, लेबर की कास्ट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसमें शायद हमारे ख्याल से इतना ज्यादा इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि इस समय मतलब आपके हिसाब से स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया पूरी तरह नहीं, पूरी तरह नहीं। ठीक है। हमारे साथ कैप्टन एस के द्विवेदी साहब हैं। हमें बहुत लंबे समय तक आयत रहे और योजनाओं को धरती पर लाने का बहुत बड़ा काम भी किया है, उनका रुख करते हैं। कैप्टन साहब, क्या लगता है कि भूपेंद्र जी बता रहे हैं कि योजनाएं तो पहले ही कर दी गई थी, ऐलान कर दी गई थी, आज तो उनको अमली जामा पहनाया गया, हम ये कह सकते हैं? देखिए प्रदीप, 2 बातें हैं जी।
जो बातें माननीय वित्त मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के घोषणाओं के क्रम में 4 दिन लगातार पूरे देश को ब्रीफ किया था, उसमें मोटी मोटी 2-3 चीजें बताई थी उन्होंने कि जो एमएसएमई सेक्टर है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप का जो ये सेक्टर है, इस पर विशेष ध्यान सरकार दे रही है, क्योंकि इसमें 6 करोड़ उद्यमी, 6 करोड़ के करीब उद्योग लगे हुए हैं और ये शुरू से नेग्लेक्टेड रहा है। अगर आप इसका इतिहास देखेंगे तो 2006 में जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तो इसको डिफाइन किया गया था एमएसएमई को, और उसके 14 वर्षों के बाद आज इस कैबिनेट में इसको पुनः जो है पुनर्विचारित करके इसकी सीमाएं बढ़ाई गई हैं। जो आर्थिक सीमाएं थी वो बढ़ाई गई हैं। आपने देखा होगा मीडियम सेगमेंट है या स्मॉल सेगमेंट है या माइक्रो सेगमेंट है। एक जो खास बात इसमें मुझे दिखाई पड़ी वो ये थी कि जो रेडी पटरी वाले लोग थे जो अभी तक नेग्लेक्टेड थे, उनको भी इन्होंने माइक्रो में मान लिया है, जिसकी बहुत दिनों से डिमांड थी और इस देश में वो बहुत बड़े साइज में हैं और हर जगह गांवों से लेकर के मेट्रोपोलिस तक हैं। उनको भी 10 लाख रुपए तक का ऋण अनुमन्य कर दिया है। 10,000 हाँ सॉरी, आई स्टैंड करेक्ट, हाँ जी। और ये कहा है कि ये लोन इनको तत्काल दे दिया जाए ताकि अपना ये छोटा मोटा रोजगार प्रारंभ कर सकें, और इनको भी एमएसएमई की सीमा में इसको इंक्लूड कर लिया जाए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि ये जो सीमाएं बढ़ी हैं उसमें एक्सपोर्ट का एक बड़ा भारी फैक्टर है। आप देख रहे होंगे कि जब से ये कोरोना की समस्या आई है, चीन से उद्योग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं, भारतवर्ष की इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ये उम्मीद कर रही है कि इसमें एक बड़ा मेजर चंक हमको मिलेगा और कुछ लोग आना शुरू भी हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसका क्या स्पेशल इंसेंटिव हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को दे रहे हैं, उसको भी इसमें देखा गया है, इंक्लूड किया गया है, ताकि लेटर स्टेज पे उसमें दिक्कत ना हो। और तीसरा ये किया गया है कि इसकी इक्विटीज, इसको इक्विटी से लिंक किया गया है, जो अभी तक नहीं था। हाँ, एक नई चीज की गई है, एक नई चीज की। हालांकि इक्विटी के लिए फंड दिया गया था, लेकिन इक्विटी खरीदेंगे एमएसएमई की, ये पहली बार किया गया। जी हाँ। मनोज जी का रुख करेंगे। मनोज मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे पैकेज को लेकर के? कुछ नई कुछ पुरानी सब मिला करके। पैकेज के बारे में पूरे 5 दिन तक इस माध्यम देखिए निर्मला सीतारमण जी, अब उसके एग्जीक्यूशन पार्ट में देखें, जैसे अभी आर्थिक और बाकी प्रशासनिक तौर पर विधि जी कर रहा है, लेकिन दोनों में कहीं कहीं सवाल कंट्राडिक्टरी है। 10,000 रुपए उनको जोड़ना रेडी, लेकिन लघु सूक्ष्म उद्योग अभी तक सिर्फ जनरेटेड रहा। सरकार की योजनाएं आती थी, लेकिन कहीं न कहीं उसको एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन दरी ले जाती। इस बार जोड़ देने के पीछे कारण क्या है? आप अगर इस पे पीछे जाना चाहें, क्योंकि पलायन से सारे राज्यों में बहुत बड़ा बेरोजगारी का संकट है। लगभग 64 दिन तक सारी चीजें बंद होने में इसको रिस्टार्ट तो इसके जरिए किया जा सकता है, और जब तक इसको वित्तीय रूप में लोगों तक ये चीजें नहीं पहुंचेगी तब तक ये चीजें रिस्टार्ट नहीं हो रही। आज अनलॉक का पहला दिन है, आपने देखा होगा सड़क पर, बाजार में, ऑफिसों में एक बड़ी भीड़ संख्या दिखी है। यही संख्या है जो चीजों को रिस्टार्ट करेगी, लेकिन चीजों की एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो भी मेट्रो सिटीज है, जो भी बड़े शहर है, जो भी राज्यों के विकास के कहीं दूरी रही है, वो सब आज चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो या अन्य राज्यों में अपने घरों में पहुंच गए। लोगों की डिमांड भी है। अगर हम इस बजट की बात कर लें तो बजट का आवंटन अभी आयात और निर्यात की सेकेंडरी होगी, पहले होगा लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में। चीजें घर से निकल के जब मार्केट तक पहुंचेंगी तो शुरुआत है, सरकार का अच्छा कदम है। लेकिन फिर मैं प्रदीप जो यही कहना चाहूंगा कि एग्जीक्यूशन पार्ट पे जले हुए हाथ पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो योजनाएं जस की तस की धरी रह जाएगी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एनके सिंह साहब है, पूर्व संयुक्त आयुक्त है। सिंह साहब, हम लोग लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया, उसके बाद निर्मला सीतारमण ने 21 लाख करोड़ के पैकेज का विस्तार बताया, और अब एक बार फिर से एमएसएमई पर पूरा जोर। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो ठीक है, एमएसएमई पे जोर देना बहुत आवश्यक है। अगर एमएसएमई जोर नहीं देंगे तो कोई भी अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आ सकती।
सबसे बड़ा समस्या ये है कि हमें जो भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारना है। जहां तक रेली पटरी वालों की योजना है, कोई नई योजना नहीं है। अर्बन पुअर के नाम से 1990 में ये योजना चलाई जाती थी, जिसकी वजह से काफ़ी रेली पटरी वालों का विकास हुआ था। पुनः इसको जीवित किया गया है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी खराब बात यह है कि हमारे एमएसएमई के सेक्टर की जो सीमा बढ़ा दी गई है वो एमएसएमई के लिए घातक है। हमें जो ज़्यादा सीमा बढ़ाई गई है उससे हमें रोजगार कम प्राप्त होगा, धनराशि ज़्यादा व्यय होगी। हमें माइक्रो सेक्टर को, मीडियम सेक्टर को, स्मॉल सेक्टर को अलग अलग नज़रिए से देखने के साथ ही उनका हमें क्वांटम भी डिसाइड करना चाहिए कि कितने हम माइक्रो सेक्टर के लोन देंगे, कितने मीडियम देंगे, कितने स्मॉल देंगे। अभी हमने ये तय नहीं किया है। दूसरी चीज़, हमारे जो सोशल डिस्टेंसिंग का मैटर है, आज पहला दिन लॉकडाउन का हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ का सवाल है, इंडस्ट्रीज़ का तात्पर्य केवल इससे नहीं होता है कि हम बहुत बड़ी चिमनी लगा के, बड़ी फैक्ट्री लगा के शुरू करें। जो माइक्रो इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा रोजगार उसमें मिलता है और इस समय हमें रोजगार की ज़रूरत है। लोन की जहाँ तक बात है, लोन देने के लिए हमें अपने बैंकों को ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा कि वो लोन देने के लिए आगे आएँ, क्योंकि लोन से लोगों की विरक्ति होने लगी है। इससे बैंकों को आगे आकर प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हुए लोन देना पड़ेगा, तभी लोन जाके लोग लेंगे और उसका सदुपयोग करेंगे। हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूसरी जरूरी चीज़ है जो हमारा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, उसको प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। ये कैप्टन साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे, उन्होंने जो बातें कही बहुत अच्छी हैं। दोबारा से आएंगे आपके पास? जी ठीक है, आएंगे दोबारा से आपके पास पे। मैथानी साहब का रुख करते हैं। मैथानी साहब जी, नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि 9 करोड़ किसानों को 8 लाख करोड़ रुपया दिया गया। ये मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, दर्शकों को भी शायद विस्तार से इसको जानने की जरूरत है। देखिए, उन्होंने जो भी ये पैसा किसानों को दिया है उनके सब खातों में गया है, इसलिए उस पर कोई भी आश्चर्य करने वाली विषय मुझे नहीं लगता कि प्रदीप जी कोई आश्चर्यजनक भी बात है, क्योंकि आजकल तो नेट का जमाना है। नहीं, बात आश्चर्य की नहीं है, ये थोड़ी इस पे थोड़ा विस्तार मिल जाए ना तो लोगों को और अच्छा समझ में आ जाए। हाँ, तो ये दिया गया है, किसानों के खातों में गया है और किसानों को ये लाभ मिल जाने से बहुत बड़ा लाभ जो गांवों को था वो सब प्राप्त होकर के जो व्यवस्था है हमारी उसको पटरी पे लाने का ये बहुत सफल कदम है, इसकी मैं प्रशंसा करूंगा। जी नहीं, प्रशंसा के काबिल है भाई। अगर 9 करोड़ किसानों को 8 लाख करोड़ मिलता है तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। जी, तो वही प्रदीप जी की सारी हमारी सरकार चौतरफा सारा ध्यान रख रही, जैसे मैंने पूर्व में कहा था, चाहे एमएसएमई का सेक्टर हो, रेहड़ी वाले हों, ठेले वाले हों, मजदूर हों, कामगार हों, सारे ही लोगों की चिंता हर स्तर पर कर रही है। अभी आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से यूपी सरकार ने, अभी आदित्यनाथ जी महाराज ने अभी इतना पूरे निराश्रितों को चिन्हित करने का काम किया, 1000 रुपए ग्राम प्रधानों की निधि से देने का और नगर निकाय के क्षेत्रों में नगर निगम की जिम्मेदारियों को तय किया। हाँ, तो मतलब कुल मिला के हमारी 1000 रुपया भी दे रहे हैं, वो सब ठीक है। हम आज इस पैकेज का बात कर रहे हैं। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे मैथानी साहब जी कि ये जो 14 फसलों पर 50% से लेकर के 83% तक का एमएसपी बढ़ाया है, क्या ये स्वामीनाथन रिपोर्ट के तर्ज पर लागू किया गया है? तर्ज तो देखिए वही है, अब आपको उसको परिभाषित आप अपने हिसाब से कोई कुछ भी कर ले, वो विषय एक अलग है, लेकिन उसी रिपोर्ट के आधार पर ही ये किया गया है। ये बात ठीक है कि मैं उनकी बात से इत्फाक रखता हूं, जो अभी भूपेंद्र तिवारी जी ने कहा कि तब ये रेट थे और आज ये रेट हैं, वो विषय एक अलग है। लेकिन आज की जरूरत के हिसाब से आप उस रिपोर्ट के अंश को या उसके द्वारा स्वामीनाथन की रिपोर्ट उस समय उस कालखंड के उस परिस्थिति की थी, उसको ले करके ही आज उसमें और क्या बेहतर हो सकता है उसको जोड़ते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो इस रिपोर्ट से बिल्कुल इसको अलग हट करके देखा जाना मुझे लगता है उचित नहीं। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा इसमें अभी भूपेश साहब मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जरा विधायक साहब से 2-3 चीजें और समझ ले, फिर ब्रेक पर चलेंगे। अब मैथानी साहब जी, 10,000 रुपए रेहड़ी पटरी वालों को दिया जाएगा, ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार पहल है। लेकिन सवाल बार बार वही उठता है, हम पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे, क्या ये रेहड़ी वाले वो जाकर के लोन ले पाएंगे?
हाँ बिल्कुल ले क्या पाए। बैंक उनको लोन देगा? नहीं, बिल्कुल देगा लोन, ये जिम्मेदारी और उनको लक्ष्य भी दिया गया है, तो लोन बिल्कुल बैंक देगा। और ये व्यवस्था इसलिए भी की गई है, यदि सरकार ये व्यवस्था नहीं करती तो ये रेहड़ी वाले कहीं ना कहीं से उन सेठों के चक्कर में आते, उस पुरानी व्यवस्था के उसमें फंसते जिसमें इनसे बहुत अधिक ब्याज लिया जाता। तो ये व्यवस्था में बैंक इसकी जिम्मेदारियां इसकी तय की गई। जैसे हम लोग भी अपने स्तर पर है कि अगर हम कानपुर महानगर में हैं या उत्तर प्रदेश में हैं तो हम सब लोग भी इसको बराबर। बैंक के ऊपर कुछ ज्यादा बोझ नहीं पड़ गया है? नहीं, बैंक के ऊपर ज्यादा बोझ, बैंक वाले त्राही कर रहे हैं, नहीं बैंक वो वाले लोन नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, लेकिन नहीं, व्यवस्था तो उनको देखिए देना, ये तो आरबीआई और ये सब व्यवस्थाएं वो देखेंगे, उनको तो देना ही होगा, ये व्यवस्था के अंतर्गत है। बैंक वालों को लोन कोई अपने बैंक के ही केवल नाते से नहीं देना, इस व्यवस्था के नाते से देना है। वो अगर ये लोन को नहीं देंगे तो इसकी मॉनिटरिंग हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी अपने स्तर से देखेंगे, नोडल अधिकारियों से बात करेंगे, जिले के कमांडर से बात करेंगे, हम लोग डीएम से बात करेंगे, लेकिन उनको लोन दिलवाने में हम भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तभी इस व्यवस्था को हम मोदी जी और योगी जी के द्वारा गई व्यवस्था को तभी हम स्टैंड कर पाएंगे। ब्रेक पर जाना मुझे मैदानी साहब। जी जी, एक सवाल जल्दी से ले लेता हूँ आपसे। जी प्रदीप, आपने एक और बहुत शानदार काम किया है, बाल काटने वाले यानी कि सैलून, जूते बनाने वाले यानी कि मोची, और तीसरा पान बेचने वाले पनवाड़ी को भी एमएसएमई में जोड़ दिया है। जी, मतलब आपने उनका कद बढ़ा दिया क्या? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए उनकी भी आवश्यकताएं हैं और यही वो वर्ग है। जैसे अभी सिंह साहब कह रहे थे कि इस वर्ग की सर्वाधिक संख्या भी है और सर्वाधिक आवश्यकताएं भी हैं, और इस वर्ग की तरफ कभी भी ज्यादा किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर ये ध्यान, मैं फिर अगर उधर जाऊंगा तो वो राजनीतिक बात ना हो जाए, लेकिन ध्यान हमारी सरकार ने दिया और हमारी सरकार के द्वारा, योगी जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा उस वर्ग की चिंता जब हम करेंगे तब हमारे भी कर्तव्य का कहीं ना कहीं हमें बोध होगा कि हमें भी उनको इस दिशा में बढ़ाना चाहिए। हमें आवश्यक नहीं कि हम बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर के अपने हेयर कटिंग को कराएं। अगर एक मोची बैठा हुआ दिन भर में आज सामान्य स्थिति में भी 100 रुपए कमाता है तो हमें भी उसके साथ जुट करके और हमको उसके काम देना चाहिए। यानी जो हम अपना काम करते हैं, हम अगर सक्षम हैं तो हमें उस स्तर पे भी उसकी है। मोची तो उद्योगपति बन जाएगा। नहीं, मोची उद्योगपति बनने वाला विषय नहीं। नहीं, प्रदीप जी, वो उद्योगपति अब 10,000 में उद्योगपति वो बनेगा तो कैसे इस देश में लोग अपना जीवन यापन कर पाएंगे, वो विषय मनोज जी थोड़ा धैर्य, मैं आऊंगा सबके बात आऊंगा मुझे बारी से। ठीक है सर, आप बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त हो चला है। जी जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के पार आएंगे तो हमारे सभी मेहमान शायद बहुत सारी जिज्ञासा अपने मन में लिए हुए हैं, बहुत सारे सवालात हैं उनके जेहन में, हम उनको सबको मौका देंगे कि वो अपने अपने जो सवालात हैं उनके जेहन में उसको जाहिर कर सके और अपने सवाल पूछ सके, लोगों तक अपनी राय रख सके। छोटा सा ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज जो मीटिंग हुई उसमें यही कायम रखा हुआ है कि पीएम स्वनिधि बहुत लोकप्रिय होगा, किसानों के लिए और एमएसएमई के लिए बहुत अहम फैसले हुए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज जो मीटिंग हुई उसमें यही कायम रखा हुआ है कि पीएम स्वनिधि बहुत लोकप्रिय होगा,
किसानों के लिए और एमएसएमई के लिए बहुत अहम फैसले हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे तमाम मेहमान बहुत आतुर है सवाल पूछने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किसके बाद पहले जाऊं। और शास्त्री साहब के बाद पहले चलते हैं। मेरा एक सवाल जी है, जी 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 मनोज जी। विधायक जी, मेरा एक सवाल था क्योंकि प्रदेश और देश में दोनों आपकी सरकार और आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। 8 लाख करोड़ रुपया 9 करोड़ किसानों में आपने बांट दिया, किस जरिए से बांटा, ये जरा बताइएगा जरूर। देखिए, जरिया तो सीधे खातों में पहुंचने का, इससे 8 लाख करोड़ रुपया 9 करोड़ किसानों को खाते में कैसे बांटा, जरा बताइएगा। देखिए, अलग अलग व्यवस्थाओं में आप अगर उसमें हम जाएंगे अभी तो बहुत सारी अलग अलग व्यवस्थाओं में, चाहे उनको पैसा देने को लेकर हो, किसान सम्मान को लेकर के हो, और चाहे तमाम व्यवस्थाओं से लेकर के हो, उनकी अलग अलग व्यवस्थाओं को टोटल आंकड़ा है ये। और जो भी पैसा जा रहा है वो सारा खातों में। प्रति व्यक्ति 89,000 रुपए हो रहा लगभग। हाँ, सारे किसान विधायक जी, लगभग प्रति व्यक्ति 89,000 रुपए हो रहा है किसानों में। आप सारा ही रुपया आप उसी किसानों के केवल उसी खाते में ही क्यों जोड़ रहे हैं? उनकी तमाम कहीं फसल की हानि है, कहीं उनको केंद्रीय मंत्री का। हाँ, केंद्रीय मंत्री जी कह रहे हैं तो उसमें मैं उनके साथ अपने को जोड़ता हूँ, संबद्ध करता हूँ। मैं उनसे अलग बात नहीं कर रहा। तो उनके तमाम विषयों को लेकर के, उनके फसलों के डेवलपमेंट को लेकर के, उनके अपने डेवलपमेंट को लेकर, सिंचाई के साधनों को लेकर, उन साधनों को भी तो जोड़ेंगे। आप केवल सारे ही पैसे को आप ये कहें कि अगर इतना पैसा पूरा का पूरा किसान के खाते में, तो वो विषय तो बिल्कुल अलग हो गया। सारी ही व्यवस्थाओं को जोड़ते हुए तब उनका ये बयान है। तो उस पर आप केवल अगर ये कहें कि मैं सारा उस खाते में जाए, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं। तो चलिए बाकी बचे 12 लाख करोड़ का इंतजार करें। 20 लाख में 8 लाख हो गया जी। 20 बिल्कुल आप अलग अलग विषय है ना मनोज जी। वो तो केवल आप किसानों में ही वो 20 लाख करोड़ थोड़ी है। जी बिल्कुल ठीक है। मनोज जी को समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा देता हूँ सर। मनोज जी नहीं, मनोज जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ, बहुत ठीक प्रकार से जानता हूँ। का वो दिया उसकी बात आपने नहीं की, एमएसपी जो बढ़ाई आपने उसकी बात नहीं देखी, जो प्रधानमंत्री फसल योजना है उसमें जो पैसा खर्च हुआ, मतलब ये सारा मिला करके ना मनोज जी, ये ऐसा मतलब सिंगल पैसा खाते में नहीं गया। और जो अभी 2-2 हजार रुपए जा रहा प्रति किसान खाते में, वो सबको मिला करके। भूपेंद्र जी आपको सवाल पूछना नहीं, तो देखिए सवाल नहीं पूछना चाह रहे थे। मैं विधायक जी की बात को थोड़ा सा और विस्तार देना चाह रहा हूँ। पॉलिटिक्स से हट करके चूंकि मेरा नजरिया दूसरा है, मैं अर्थशास्त्र के नजरिए से देख रहा हूँ। जो सरकार ने आज डिक्लेयर किया है, ये मेरा पूरा अर्थशास्त्री नजरिया कह रहा है। जो सरकार ने आज डिक्लेयर किया है, ये मोटे अनाज है। हमारे यहाँ जो पैदावार ज्यादातर किसान पैदा करते हैं, वो या तो महीन चावल है, गेहूं है, या हम उनको नकदी फसल जिनको कहते हैं, आलू है, सरसों है, गन्ना है, इन सब का पैदावार ज्यादा करते हैं। तो एमएसपी में अगर इनके दामों को बढ़ाया जाता और इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ाया जाता, तो शायद इसका लाभ बहुत ज्यादा किसानों को मिलता और बहुत बड़े किसानों को मिलता। नंबर 1। नंबर 2, प्रदीप जी, हमारे यहाँ 85% किसान जो हैं वो मध्यम श्रेणी के हैं, जिनके पास लगभग 1 से 1.5 हेक्टेयर की कृषि भूमि है। अगर हम किसानों का कैटेगरी करें तो हम 4 कैटेगरी अर्थशास्त्र में करते हैं। एक कैटेगरी, हाँ छोटा सवाल जी, बिल्कुल एक कैटेगरी है भूमिहीन किसान, 1 एकड़ वाले, 1.5 एकड़ वाले, 2.5 एकड़ वाले, और इसके बाद 4 एकड़ से ऊपर वालों को हम मानते हैं कि वो अपना कहीं न कहीं अपने जीविकोपार्जन कर लेंगे। आप मेन सवाल पूछिए। लेकिन आज मेरा मेन मुद्दा जो है वो ये है कि जो छोटे किसान हैं, 1.5 एकड़ से कम वाले हैं, इन मोटे अनाजों की पैदावार थोड़ा कम करते हैं, नहीं करते हैं, या अपने ही उपयोग के लिए करते हैं। धान की कीमत बढ़ाई है ना, 85% तक धान की कीमत बढ़ा दी है भाई। तेरा धान का समर्थन मूल्य 1800 गन्ना है, आलू है, जो नकदी फसलें हैं, इनका मूल्य नहीं बढ़ाया गया सर। हम तो कह रहे हैं वही उनको जोड़ना चाहिए था। आगे अगर ये भी जोड़ लेते तो शायद ज्यादा अच्छा। ठीक है, मैथानी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कह रहे हैं कि जो नकदी फसलें हैं, नकदी फसलों पर बढ़ाना चाहिए ज्यादा पैसा। नहीं ठीक है, आप किसान को नगद पैसा मिल जाता उससे, चाहे गन्ना हो, आलू हो, ये सारी खेती करने वाले लोग हैं। नहीं देखिए, अभी उसमें और भी विस्तार दिया जा रहा है। वो तो सब बराबर लगातार
अभी विस्तार जारी है, जी जी। तो आप उसमें भी वो जुड़ना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अब हमारे भूपेन्द्र जी जो कह रहे हैं उनकी बात से मैं अपने को संबद्ध कर रहा हूँ। तो वो भी सारी चीजें और भी अभी सुझावों के साथ लगातार जोड़ी जा रही हैं, लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं, लगातार उसकी गाइडलाइंस आ रही हैं, और उनको वास्तव में ठीक कह रहे हैं कि अगर उनको भी जोड़ लिया जाएगा तो और अधिक किसान को लाभ मिलेगा। इसके सुझाव मैं भी अपने माध्यम से पहुंचाऊंगा, और सरकार भी, और आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे लीडर्स इसको देख रहे होंगे, और मैं भी इस बात को पहुंचाऊंगा। जी चलिए, कैप्टन साहब करोगे। कैप्टन एस के द्विवेदी साहब पूर्व आईएएस हैं सर, आप सवाल पूछना चाह रहे थे? एक सवाल। नहीं, हम सवाल नहीं पूछना चाह रहे थे, हम तो क्लेरिफाई कर रहे हाँ, थे। वो तो आ गई बात, आपने क्लेरिफाई कर दिया। चलिए, आपने सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सिंह साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, सवाल पूछ सकते हैं कि जहाँ तक ये मोची, नाई, इन सबको एमएसएमई शामिल करने का सवाल है, ये 2005 से शामिल है। जब एमएसएमई एक्ट बना था उसी समय से शामिल किए गए। दूसरी चीज, जो एमएसपी की बात हो रही है, एमएसपी की बात करनी नहीं चाहिए। सीधी सी बात एक हो कि हर चीज का, जैसे इंडस्ट्री में कॉस्टिंग होता है, ऐसे ही हर फसल की कॉस्टिंग कर लें, और कॉस्टिंग भी फिक्स कर दें कि हम 5% या 10% जो भी प्रॉफिट देना चाहें, कॉस्टिंग करके प्रॉफिट ला के उसको एमएसपी फिक्स कर दें, और ये कर दें इससे लोअर प्राइस पर कोई नहीं परचेज कर सकता। किसान की हालत अपने आप सुधर जाएगी। हम हर बार ये एमएसपी की बात करते हैं, तो एमएसपी का कोई सिस्टम भी होना चाहिए। अगर 300 रुपए मान लीजिए 20 साल पहले 5 नीचे था, मतलब अगर 100 रुपए कोई चीज थी उस समय, तो इस समय होनी चाहिए 1800 रुपए। ये चीज तभी तय होगी जब हम उस समय का प्राइसिंग देख लें, आज का हमारा अपना कॉस्टिंग हो जाए, तभी हम इसको निकालें। हम बार बार इस बात को कह के एक सेकंड सिर्फ मैं लूंगा, एक सवाल सिंह साहब, बस एक चीज मुझे समझा दीजिए। आप चूंकि उद्योग में रहे हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं सर, क्या ये जो आप बता रहे हैं ये पॉसिबल है डब्ल्यूटीओ के प्रोविजन के तहत? जी बिल्कुल पॉसिबल है, ये चीज पूरी तरह पॉसिबल है। ये पॉसिबल है। मेरा हाँ, सवाल आप पूरे बजट को रिव्यू कर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को रिव्यू कर लीजिए। जब तक डेट था तब तक तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। भूपेन्द्र जी, कैसे पॉसिबल नहीं था ये बता दीजिए आप सर। जी, डब्ल्यूटीओ के तहत ये आप कभी भी एमएसपी को लेकर के इतनी हाई तौबा मचती है इंटरनेशनल में, ब्रिक्स सम्मेलन में इसको लेकर के हाई तौबा मची हुई थी सर। नहीं, क्यों नहीं कर देखिए, जल्दी से फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव ये कहता है कि मार्केट को फ्री रखिए, और जब आप एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस देते हैं। एक मिनट, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे अपनी जानकारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब स्वामीनाथन रिपोर्ट बनाई गई थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये कहा गया कि 3 चीजों को शामिल किया जाएगा: किसान की जमीन का मूल्य, और किसान के जो उसका लेबर है उसका पैसा, और जो बाकी खर्चे आते हैं, जैसे जो चीजें उसमें लगती है उसका पैसा मिला करके तब हम एमएसपी बनाए या उसकी लागत को देखें। इसमें डब्ल्यूटीओ का क्या दिक्कत है? किसान को तो वाजिब दाम मिलना चाहिए ना। आप नहीं कह रहे हैं जी, इसका नाम है मिनिमम प्राइस। ठीक है, सपोर्ट प्राइस का मतलब ये हो गया कि इससे, जो सिंह साहब कह रहे हैं कि इससे कम पर मार्केट उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकता। डब्ल्यूटीओ कहता है कि मार्केट को फ्री छोड़ दीजिए, अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस कम हो जाएगी, अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। अगर आप जैसे अभी सुन लीजिए भूपेन्द्र जी, अगर आ रहा हूं सिंह साहब, आपसे क्लैरिफिकेशन देना होगा। सवाल यह है कि अगर आप एमएसपी ज्यादा बढ़ा दें, स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से 2.5 गुना का दाम कर दें, तो बाहर मार्केट में क्यों बेचेगा? वो 10 दिन बाद बेचेगा, लेकिन सरकार को ही बेचेगा। सर, जब आप एमएसपी पर सरकार 1900 रुपए में खरीद रही है, तो बाहर मार्केट में किसान 1900 से कम पे बेचेगा नहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ेंगे, तो ये होगा कि आप कृषि क्षेत्र को संरक्षण दे रहे हैं। कृषि क्षेत्र को संरक्षण दे रहे हैं तो पूरे विश्व के देश अपने अपने लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो। यही तो समस्या है, खुलेआम नहीं दे सकते जी। तो हम खुलेआम कहाँ दे रहे हैं? हम तो जो किसान की लागत है उसको मूल्य दे रहे हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि हम कोई चीज अगर बनाए तो हमको उसका मूल्य भी ना मिले? आप गलत मेरी बात समझ रहे हैं। हम उस प्रथा की एमएसपी का विरोध नहीं कर रहे हैं भाई, हम तो कह रहे हैं कि एमएसपी के तहत हम ऐसा कर पा रहे हैं। जो सिंह साहब जो मेथड सुझा रहे थे वो मेथड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कारपोरेट मेथड सुझा रहे थे। वो कारपोरेट मेथड मनोज जी सिंह साहब का रुक लेते हैं उनका। जी सिंह साहब, आप अपनी बात कर सकते हैं। पूरे डब्ल्यूटीओ में ये प्रोविजन कहीं नहीं है कि आप अपने देश को संरक्षण न प्रदान करें। ये जरूर है कि हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होते हैं
इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होते हैं। है सर, है। मैं आपसे, चलिए आप हमारे साथ एक फिक्स कर लीजिए डेट, उस डेट को एंटायर WTO में समझा दूंगा आपको। एंटायर WTO पे मैंने बहुत काम किया, इससे बता। अरे सिंह साहब, डंकन प्रस्ताव ही इसी पर था सर। देखिए ये कहीं पर भी प्रतिबंधित WTO में नहीं है। जब गैट था, WTO 1 जनवरी 1995 को आया है, 31 दिसंबर 1994 को गैट खत्म हुआ। डंकन प्रस्ताव ही इसी पर था, इसी को लेकर के तो पूरा गैट खत्म हो गया। ठीक है सिंह क्या साहब, बात कर रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है। डंकन प्रस्ताव के अंतर्गत यही कहा गया था कि आप कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, आपको ओपन छोड़ना पड़ेगा, ओपन पॉलिसी करना पड़ेगा। हमारे साथ में पूर्व IAS जुड़े, मैं बता रहा हूँ, उसका भी तरीका बता देता हूँ क्या कर सकते हैं आप। देखिए ऐसा है कि आ रहा हूँ सिंह साहब, आ रहा हूँ एक मिनट जी। देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जहां तक बात है जी, स्वामीनाथन कमीशन की जब से रिपोर्ट आई उस पर समय समय पर तरह तरह के विचार हुए, कई कमीशंस बने उसके बाद भारत सरकार में, और कई अन्य तरह के सुझाव दिए गए। लेकिन जैसा कि अभय तिवारी जी ने कहा कि WTO की एक बॉडी है, अंतरराष्ट्रीय बॉडी है, जो इस पर एक तरह से नियंत्रण रखती है ताकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हमारा माल जो है वो एक लेवल पे बिके। बिल्कुल। दिक्कत क्या हो रही है कि जैसा कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि हमारा किसान हैंड टू माउथ है, हमें एक सिस्टम ये इवॉल्व करना पड़ेगा कि जो MSP पे सरकार खरीद रही है या जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसके प्रोडक्ट का डिसाइड हो रहा है, तो एक तो उसमें लार्जर लेवल पर जो बड़े प्रोड्यूसिंग चीजें हैं जैसे गेहूं है, चावल है, ये सब चीजों को लाना पड़ेगा जो नहीं लाया गया, बहुत खूबसूरती से छोड़ दिया गया। दूसरा ये है कि किसान और बिटवीन द सेलर एंड द बायर जो बिचौलिए हैं, जो मेजर पोर्शन खा जा रहे हैं, उनको हटाने की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये उनको हटाने की क्या ये व्यवस्था की जा सकती है कि कहा जा सकता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के से कम पर कोई चीज, कोई धान नहीं खरीदेगा। देखो ऐसा है प्रदीप जी, आप नहीं रहे, हम लोगों ने फील्ड में इसकी खरीदारी कराई है। ये पैसा किसान जब हैंड टू माउथ रहता है तो एडवांस ले लेता है और उसका रेट जो होता है वो MSP से काफी कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, और वो उसकी मजबूरी होती है। नहीं, वो तो साहूकार मजबूरी पैदा करते हैं ना। लेकिन अब उसको देखिए, दो चीजें थी, मंडियों का सृजन किया भारत सरकार ने बहुत पहले एक जमाने में, वो इसी के लिए हुआ था कि मंडी से किसान को कम से कम एक रीजनेबल प्राइस सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मिल जाएगा। लेकिन वो मंडियां फेल हो गई। अब प्राइवेट मंडीज का कॉन्सेप्ट आने लगा, अब ITC आने लगा, और जुआरी आने लगा, और गोदरेज आने लगा। अब ये लोग आकर के डायरेक्ट एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। चाहे और दूसरा बड़ी बात, एक वादा कारोबार भी देख लीजिए। जी हाँ, एक समस्या और भी होती है कि जो प्राइवेट जो खरीदार हैं वो किसान का अनाज वही खेत में ही खरीद लेते हैं। अब मंडी में ले जाने पर उनको सुखवाओ, पहले साफ कराओ, सफाई कराओ, ठेकेदारी में किसान को देना पड़ता है, तो बड़ी सारी मुसीबत किसानों पर ही है। प्रदीप जी, लगभग 70% बात द्विवेदी जी ने बताई, 30% राय क्या गया बताओ आपको। दरअसल डंकन रिपोर्ट, WTO, इन सब से बावजूद जो बृहद पैदावार जिन चीजों की होती, जैसे आज उन्होंने सिर्फ 14 फसलों को लिया 53% से 88% में, लेकिन स्टोरेज की परेशानी है। किसान की जब फसल तैयार होती है उससे आधा अमाउंट वो कहीं न कहीं साहूकारों से लिया रहता है, उसको अधिकार। अच्छा, दूसरी बात, जब आप अरे साहूकारों का 8 लाख करोड़ रुपया कर्जा है किसानों के ऊपर। जब आप आत्महत्या कर रहे हैं भाई, उधार के गेहूं पैदा करेंगे तो कीमत तय करने का अधिकार आपको नहीं है। अगर कीमत तय कर स्टोरेज हो जाए, किसान को जो MSP हम आज दे रहे हैं, अगर प्रोडक्शन के समय उसको सपोर्ट मिले, मुझे लगता है कि इतने रेट पे बार्गेनिंग की जरूरत प्रदीप, एक मोटी बात आप समझ लीजिए, कल आपके कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ने दिखाया था कि नागपुर में बम्पर प्रोडक्शन हो गया है प्याज का, और खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं है। वो तो बेचारे खुदरा व्यापार में आज नहीं, आज वो कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी में से जितना प्याज जो ले सकता है ले जाए, क्योंकि उनकी कैरेज ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नहीं निकल रही है। ठीक है, इसको कौन देखेगा? बिल्कुल, आप सब लोगों के पास आएंगे। वापस चलते हैं सुरेंद्र मैथानी साहब के पास में। मैथानी साहब, सबसे अच्छी बात यह है कि आपके सारे मंत्रीगण और प्रधानमंत्री जी, निर्मला सीतारमण, सब MSME पर बहुत फोकस कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। उसको रीडिफाइन किया गया है, रीडिजाइन किया गया है, और कर्ज देने की बात दी गई है, 4000 करोड़ रुपए सीमा बढ़ाई गई है, आर्थिक सीमा बढ़ा दी गई, सीमा भी बढ़ा दी गई, सब कुछ कर रहे हैं। क्या लगता है कि एक यही ऐसा अस्त्र और शस्त्र आपके पास में है
जो आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा? हाँ देखिए, देश को देखिए प्रदीप जी, आत्मनिर्भर बनाने का इससे बेहतर अवसर मुझे लगता है कि किसी भी प्रदेश के पास नहीं होगा। जो आदरणीय मोदी जी और योगी जी इस पर निर्णय ले रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रतिभाएं वापस लौट के आई हैं, जहां पर उनको इस कोरोना के कारण से, तमाम संकटों के कारण से मजबूरी में पलायन करना पड़ा। अब उनकी उस प्रतिभा का लाभ हमारे प्रदेश में किस प्रकार से हमारी सरकार ले, इसके लिए सारी योजना और सारा फोकस किया जा रहा है। उसी का पूरा डेटा बैंक भी बनाया जा रहा है। आप देखिए कि 11 लाख, सर ये पूरे देश की योजना है। हाँ, पूरे देश की, पूरे देश में, मैंने कहा पूर्व में ही प्रदीप जी कि पूरे देश के प्रत्येक राज्य के पास, ये कह के मैंने अपनी बात प्रारंभ की थी कि पूरे राज्यों के पास ये अवसर है, सभी राज्यों के पास अवसर है कि इस समय हमारी जो प्रतिभाएं हैं लौट करके आई हैं, या जो हमारे वो लोग हैं जिनके कारण, जिनके श्रम के कारण से दूसरे स्टेट्स उसका लाभ लेते हैं, उनका लाभ हम अपने यहाँ ले सकते हैं, उनको अपने यहाँ रोक सकते हैं, अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं, संसाधन को सृजन कर सकते हैं और अपने प्रदेश की भी उन्नति कर सकते हैं। चर्चा करनी समय कम है। आपने कहा सर, केंद्र सरकार ने कहा कि जो एमएसएमई है उसमें से 15% इक्विटी खरीदी जाएगी। जी, यानी कि 15% हिस्सेदारी लेंगे आप उसकी? जी जी बिल्कुल। आप देखिए कि एमएसएमई को भी मजबूत करना है और एमएसएमई के माध्यम से लोगों को रोजगार भी देना है, तो उसकी योजना तो पूरा सारा फ्रेम बना करके ही बनानी होगी ना। उस पर तो चौतरफा अगर हम ध्यान देंगे तभी तो उसका डेवलपमेंट होगा और तभी उसका इम्प्लीमेंट भी होगा। अगर हम ये सारी चीजें नहीं देखेंगे तो किस प्रकार से हम उसको, योजना को लंबे समय तक चला पाएंगे। केवल हमें योजना दे देना इतना विषय तो नहीं है, उसको पूरा उसका इम्प्लीमेंट करना और उसका परिणाम निकालना, वहां तक की हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए हमें ये सब तो करना ही होगा। और ये जो बड़ा संकट का समय है, इस संकट के समय में हमें अगर कहीं पर कुछ ऐसे निर्णय भी लेने होंगे कि जो निर्णय शायद कुछ समय के लिए अगर कष्ट भी हम उसमें पा रहे होंगे, तो मुझे लगता है उस कष्ट के समय को भी जिस प्रकार से लोगों ने अभी पिछले 62 दिनों में झेला, तो वो झेलने का भी कुछ समय हो सकता हो, लेकिन उसके परिणाम आगे सुखद आएंगे। जी ठीक है सर। एनके सिंह साहब, 15% इक्विटी खरीदेगी सरकार, क्या मायने हैं इसके? कहने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एमएसएमई में इक्विटी किसकी होती है? 94% यूनिट्स ऐसी होती हैं जहां वो जानते नहीं इक्विटी है क्या। सिर्फ 6% लोग, ये जो सीमा बढ़ाई गई है एमएसएमई की, मतलब जो मीडियम सेक्टर है, ये इक्विटी सिर्फ उनके लिए है। उससे नीचे वाले लोग, मैंने बोला 94% जानते नहीं इक्विटी क्या होती है। जो प्रोजेक्ट भी होते हैं उसमें इक्विटी इतनी कम होती है कि इस योजना का लाभ केवल रेहड़ी वाला और मोची नहीं जानता है। नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, उसके ऊपर जो यूपीएफसी फाइनेंस यूनिट हुआ करती है वो भी नहीं जानती है। इक्विटी बता दूं, इक्विटी जो उनके बड़े बड़े यूनिट्स भी हैं, मतलब मीडियम छोड़ दीजिए, स्मॉल में भी जो बड़े यूनिट है वो भी इक्विटी नहीं जानते होंगे। इक्विटी परचेज का जो पैसा है वो टॉप लेयर के जो मीडियम सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी टॉप जो यूनिट्स है उनको जाएगा। और टोटल 5 है कितने लोग इंक्लूड करना है चर्चा में? ठीक है भूपेंद्र जी, सवाल आपसे एक चीज मैं और कहना चाहूँ, एक सेकंड का समय दीजिए। हमें सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज बताइए, हमारा मांग तो बढ़ना नहीं, डिमांड तो कैसे बढ़े? सिंह साहब जो बात कर रहे हैं वो माइक्रो यूनिट्स की बात कर रहे हैं जी। लेकिन आप स्मॉल और मीडियम यूनिट्स को भूल रहे हैं कि वो 50 करोड़ और 100 करोड़ जिसकी लिमिट है जी, उसको भूल रहे हैं। सरकार का उद्देश्य इक्विटी लाने का सिर्फ इतना था कि अगर इन क्षेत्रों में इक्विटी सरकार खुद खरीदेगी तो इससे प्राइवेट सेक्टर प्रोत्साहित होगा, प्राइवेट सेक्टर को विश्वास आएगा नए इन्वेस्टमेंट में, प्राइवेट सेक्टर को विश्वास आएगा सरकार ने इक्विटी खरीदी है तो हम भी इसमें खरीद सकते हैं, यहाँ पर लॉस नहीं है। तो सरकार, तो इससे जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज है उनको मार्केट से पैसा निकालने में या पैसा लेने में थोड़ा सा सहायता मिलेगी और वो अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। केवल इतना था। माइक्रो यूनिट तो आएगा ही नहीं। माइक्रो यूनिट 94% ऐसे ही लोग आते हैं, माइक्रो वाले ही ज्यादातर आते हैं इसमें। ठीक है सर, आएंगे आपके पास में दोबारा से। कैप्टन साहब का रुक रहे थे। कैप्टन सर क्या कहेंगे आप? प्रदीप देखिए, दो चीजें थी, अर्थशास्त्री को भी सुन लिया आपने, इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट हैं सिंह साहब, उनको भी सुन लिया आपने।
ये जो इक्विटीज का कॉन्सेप्ट है वो प्रमोशनल होता है और उसको इसलिए रखा जाता है कि हमने जैसे भारत सरकार का इस समय जोर है स्टार्टअप्स के ऊपर, वो चाहते हैं कि नए एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इसमें आवे, अपना इन्वेस्ट करें, लोन लें और जाएं। मतलब नौकरी की तरफ ना जाएं, आत्मनिर्भर बने, नौकरी देने वाले बने। तो ये स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की बात है बेसिकली, और उसी के लिए ये 15% इक्विटी को रखा है कि जब ये गवर्नमेंट ले लेगी तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे, और जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे तो उसको फिर पब्लिक भी लेगी, जिस तरह से आजकल ट्रेडिंग चल रही है। तो इससे एक प्रमोशनल वैल्यू बढ़ेगी, खासतौर से मीडियम और स्मॉल सेगमेंट में। जैसा कि सिंह साहब की बहुत सही जिज्ञासा है कि जो बड़े कुछ लिमिटेड लोग हैं उन्हीं की इक्विटीज चली जाएंगी, बाकी सब लोग जो है इसमें मतलब 6% चले जाएंगे, 94% रह जाएंगे। लोगों को पता ही नहीं इक्विटी क्या होती है। तो वो उस चीज को थोड़ा सा अगर उसको वाइडर और कर दिया जाए तो उतना तो नहीं, लेकिन कुछ और लोग इस दायरे में आएंगे और इससे एनकरेजमेंट मिलेगा स्टार्टअप्स को, स्पेशली जो नए लोग आ रहे हैं इस बिजनेस में उनको खास तौर से एक इंसेंटिव मिलेगा और इसको करना चाहिए। मनोज प्रदीप जी, दरअसल नितिन गडकरी साहब एक बिजनेस के बड़े प्रबंधक भी हैं, तो कहीं कहीं वो किसी भी चीज में टेक्निकलिटी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह रहे तो या वो एमएसएमई की बात कर रहे हैं, तो ये जो अभी जैसे द्विवेदी जी और भूपेन जी बात कर रहे थे, दरअसल वो 6% ही कहीं न कहीं भारी होंगे इस इक्विटी बाकी चीजों पे, लेकिन चीजों को पॉजिटिव देखना चाहिए। हम लोग जो इस मुद्दे की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि स्टार्टअप इंडिया इस 70 दिन के कोरोना के महामारी के बाद इसकी बहुत बढ़िया आवश्यकता है, और अगर 50-60% भी इसमें हम सफल हो जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। विदेशों से जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए इंसेंटिव हो रही है, यहाँ जो पढ़े लिखे लोग जॉब खोज रहे हैं, उठने वाली इंडस्ट्रियों को बहुत बड़ा स्कोप हिंदुस्तान में है, और उसको कहीं न कहीं आपको हर तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, जो सरकार करना चाहती है। ठीक है, नैथानी साहब का रुख करके विधायक हैं भाजपा के नैथानी साहब, सुरेश नैथानी साहब जी, जो हमारे जो एक्सपर्ट है वो सब कह रहे हैं इसका सबसे बड़ा फायदा जो विदेश से आने वाले लोग हैं या जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, स्टार्टअप लगाने में काफी फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, क्योंकि शुरू से ही आदरणीय मोदी जी ने लगातार इसी पर जोर दिया है कि हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी रोजगार देने वाले बने, और इस दिशा में अगर हमारे कदम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये देश आत्मनिर्भर बनेगा और हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी बहुत अच्छे तरीके से एक मुकाम तक ले जाने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हमें इस आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए, लोगों को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करना चाहिए, और फिर जो कठिनाइयां हैं, बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, फिर जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को भी आप सरकार को भी चलाने का अगर शुरू से पूरा उसका ये देखिए, हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी को कि सुझाव उनको किसी ने भी दिया हो, अगर सुझाव आए हैं और उनको लगा है कि इससे उन्नति है, प्रगति है, तो उन्होंने उसका इम्प्लीमेंट किया है, उसको माना है और उससे और सुधार को करने का भी काम किया। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है, हालांकि ये तो पहले से ही चल रही है, लेकिन इसको थोड़ा और सुव्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से एमएसएमई पर जोर दिया गया है और उसमें इक्विटी खरीदने की बात की गई है। किसानों को राहत दी गई है, 14 फसलों पर 50% से लेकर के 83% तक दाम बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन अभी इसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है। फिलहाल सरकार जो कर रही है उससे उम्मीद कर सकते हैं कि देश आत्मनिर्भर बनेगा और हम अच्छी इकोनॉमी की तरफ का ग्रोथ एक कर पाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले।